लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। यह सत्याग्रह किस लिए? इससे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे। अपने भाई की सांसदी छिन जाने के बाद प्रियंका गांधी ने बीते रविवार को सरकार के खिलाफ जिस बेखौफी के साथ हुंकार भरी, उससे एक सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी को ही अपना चेहरा बनाने वाली है। नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी को ही अपना चेहरा बनाने वाली है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सांसदी खत्म, बंगला खाली करने का नोटिस भी पहुंच चुका है और ओबीसी समाज को लेकर जो टिप्पणी की गई, हालांकि नाम नहीं लिया गया राहुल गांधी द्वारा, लेकिन फिर भी बीजेपी उसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बना रही है। और ये क्यों बन रहा है, आने वाले चुनावों के तहत एक इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें और उसके बाद सवाल कांग्रेस के लिए क्या यही है, एक जुड़ गया है कि निर्णायक मोड़ पर खड़ी कांग्रेस के लिए अब आगे क्या है। कहते हैं कि राजनीति जो है ना, वो फर्श से अर्श पर ले जाती है, लेकिन जरा सी चूक इसका उल्टा नतीजा दिखाने में ज्यादा देर नहीं लगाती है। तो राहुल गांधी की जुबान से निकले महज एक शब्द ने पहले उनकी सांसदी छीन ली और अब सरकारी बंगले से भी हाथ धोना पड़ेगा। मानहानि केस में सूरत कोर्ट के दोषी ठहरा जाने के बाद उन्होंने उस फैसले को अभी तक ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी है। हालांकि उनके पास 30 दिन यानी कि 22 अप्रैल तक का वक्त है और यही वो तारीख भी है जब उन्हें उस सरकारी बंगले को खाली करना होगा जिसमें वो पिछले 19 बरस से रह रही हैं। आज जब हम बात निर्णायक मोड़ पर खड़ी कांग्रेस की कर रहे हैं कि अब आगे क्या, इसे समझने के लिए चर्चा की जो शुरुआत है हम 3 खास मेहमानों से करने वाले हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है केवल जी आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने वाले डॉक्टर आनंद सनवारिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और थोड़ी देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट दिल्ली से अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मसले को उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि निर्णायक मोड़ पर खड़ी कांग्रेस के लिए अब आगे क्या होगा। तो थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत में केवल जी आपके साथ करूंगी। देखिए, सांसदी और बंगला छीनने के बाद राजनीति के मैदान में अब कांग्रेस कहां खड़ी है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं या फिर वो सियासी बिसात की कोई नई इबारत लिखने की कोशिश में है क्या? सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए कोई भी राजनीतिक आदमी हाशिए पर नहीं जाता। हाशिए पर जाने की ये कानूनी प्रक्रिया, चाहे बीजेपी किसी भी तरीके से डराने का, शरारत करने का काम बीजेपी करती है और बीजेपी एक से नहीं करती है। ये ट्रेवल ओनली राहुल गांधी जी के साथ नहीं होगा। कोई भी चेहरा बनता उसके साथ ही ये यही काम करते, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की। वो इस तरीके का काम आज से नहीं करती, पहले से ही करती आ रही है। करीबन 10 साल हो गए जो जब से मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, तो उनका काम यही रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इस सारे जितनी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग जितना बीजेपी कर सकती है उससे ज्यादा किया है। और उसके बावजूद अभी जो जहां तक आज आपका प्रश्न है कि राहुल गांधी जी का कैसे करेंगे, तो राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल पर्सन है। ये चाहे आप कितना ही फेस खराब कर लें राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी को किसी तरह का कोई ना तो डर है, ना किसी तरह का खौफ है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया से कोई डरती है कांग्रेस। वो दिख भी रहा है सर। ऐसा है कि जिस कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, जिसके अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इतने लोगों ने, उसके बाद राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी,
फिर प्रियंका गांधी और बहुत सारे और भी। ठीक है केवल जी, हमें सिर्फ इतना बताइए कि राहुल अभी इस वक्त या फिर पूरी कांग्रेस ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने में आखिर देर क्यों कर रहे हैं, और क्या इसके पीछे कांग्रेस की कोई सियासी रणनीति है? चुनौती अभी तक क्यों नहीं दी जा रही है, जो केस उन पर लगाया गया है मानहानि का? जी अभी तो 2 दिन भी बीते नहीं है, कितने लोगों को परेशानी हुई है कि राहुल गांधी जी ने अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं चले गए। कांग्रेस पार्टी का मैं इतिहास इसीलिए बता रहा था कि इतना हल्का कांग्रेस पार्टी को जो लोग ले रहे हैं वो लेना समझ ले कि कांग्रेस पार्टी बहुत गहरी पार्टी है और बहुत बड़ा समुद्र है। ये जो भाजपा के लोग अपने आप को देश और प्रदेश और बाहर की और इंटरनेशनल नेशनल पार्टी बनाने की जो कोशिश कर रही है ना, ये एक किश्ती की तरह है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर 2019 की आप वोट का जिक्र करें तो 22 करोड़ वोट अगर मोदी जी को मिली, उनके अच्छे आने की वजह से, उनके अच्छे दिन कहने की वजह से कि हम आएंगे तो पता नहीं देश में क्या बदलाव लेके आ जाएंगे, लोगों ने भी मन में बना लिया कि एक बार इनको मौका देके देख लेते हैं। जब हमने 70 साल से किसी आदमी को मौका नहीं दिया तो एक बार मौका दे देते हैं, तो वो मौका था जो दिया इनको। लेकिन इन लोगों ने उस मौके का दुरुपयोग किया। अच्छा, ठीक। जनता के साथ दुरुपयोग किया। हाँ। वो भी सारा सिस्टम जो है लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद कभी नामो निशान नहीं रहेगा इस पार्टी का, जो अपने आप को सबसे इंटरनेशनल पार्टी समझती है। एक टाइम आएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और जिस तरीके से आप इतनी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक छोटा सा बताने की कोशिश करते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा कि वो पार्टी कितनी बड़ी है और उसका कितना गहरा समझ है और कितनी जिन्होंने देश को आजाद कराने में। सर, पार्टी को छोटा तो किसी ने नहीं कहा है, हम तो सिर्फ उस पोजीशन की बात कर रहे हैं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं, या फिर उस मोड़ की बात कर रहे हैं जिस निर्णायक मोड़ पर इस वक्त कांग्रेस खड़ी है। बात उसकी हो रही है। मैं इस पर आनंद जी का भी टेक जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमनप्रीत जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सबसे पहले उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अमनप्रीत जी, रविवार की बात की जाए, उस मंच पर से कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी सबने बेबाक होकर अपनी बात रखी है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज काले कपड़ों में सड़कों पर उतरी ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी दल के भी कई नेता। मीटिंग की जाती है और उसके बाद सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। लेकिन रीजंस क्या हैं वो हम और आप सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन सबसे पहले मैं टिप्पणी उसी पर लूंगी जो अभी हाल फिलहाल की स्थिति बनी है, बीते रविवार की और आज की भी। निर्णायक मोड़ पर खड़ी कांग्रेस के लिए इस वक्त आगे क्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए इन दिनों में मुश्किलें जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। राहुल गांधी को वायनाड की जो वहां की सीट से उनकी जो सदस्यता वो चली गई है, वो बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। क्योंकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाजपा रहत सरकार बना रही है इंडिया में, और उसके लिए एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी, एक अच्छी बैकग्राउंड वाली पॉलिटिकल पार्टी, जिसके लिए ज्यादातर लोग विश्वास कर रहे थे कि कांग्रेस को वो आगे रखेंगे। चाहे इसमें बहुत ज्यादा सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति नहीं हुई थी, फिर भी बहुत लोग इस पर राय बना रहे थे कि शायद राहुल गांधी आने वाले पीएम हो सकते हैं या उसके लिए वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। पर ये अब दूर दूर की तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए पहली बात की उनकी सदस्यता चली गई। अगर अभी और केस चलता है तो उसके बाद अगर उनको मना कर दिया जाता है कि वो कितने साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो वो उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना, वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई होगी है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस में एक तो अंदरूनी कले ने उनको बहुत नीचे गिरा दिया, और उसके बाद अभी जो भाजपा वाले उनके पीछे हाथ होके पड़ गए हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। उसके लिए जो उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी है, उन्होंने बोला है कि वो एक साथ आएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि ऑपोजिशन की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कोशिश करी कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करा जाए। टीएमसी की नेता ममता जी ने भी बहुत बड़ी कोशिश करी कि शरद पवार के साथ मीटिंग करी, अखिलेश के साथ मीटिंग करी, केजरीवाल के साथ मीटिंग करी कि कहीं ना कहीं केसीआर ये सब एक साथ हो जाए, ताकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक लीडर के
अंडर लड़ाई लड़ सके भाजपा के खिलाफ, क्योंकि देखिए भाजपा इतने अच्छे से अपने पैर पसार चुकी है वहां में कि उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। और अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं आती तो उनके लिए ये दूर का खाक हो जाएगा। तो अभी जिस तरीके से इकट्ठा हुई हैं आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में कोई पार्टी रहती है तो कोई नदारद रहती है, तो अभी विपक्ष का एकजुट होना उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि वाकई एकजुट हैं या नहीं? देखिए ये तो फ्यूचर बताएगा कि आगे तक वो एकजुट रहेंगे भी जब तक लोकसभा का इलेक्शन आएगा। पर फिलहाल की घड़ी जब सत्याग्रह की बात हुई है, जब राहुल गांधी की बात हुई है, जब ये बात हुई है कि भाजपा सरकार ने तानाशाही करी है, राहुल को हटाने के लिए उन्होंने बहुत तत्परता यूज करी है, चाहे ये अपनी सरकारी एजेंसियां हो चाहे न्यायपालिका हो, हर चीज पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अगर डायरेक्ट उनसे कोई डर जाए तो सही बात है, नहीं तो वो ईडी से, सीबीआई से, आईटी से डराने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो उनके ऊपर दोष लग रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, जो ऐसा राहुल गांधी ने बयानबाजी भी कर दी थी कि लोकतंत्र भारत का है वो खतरे में है, तो वो चीज ये साफ नजर आती हुई है। अमनप्रीत जी, मुझे आपसे एक चीज समझनी है कि देखिए अभी एक और जो कहीं उन पर आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर, नो डाउट राहुल गांधी तेवर में है, दुनिया उनके तेवर को देख भी रही है और वो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं बल्कि गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। अब मोदी सरनेम को लेकर उनके बयान पर भले ही उनकी संसद से सदस्यता जो है वो खत्म हो गई हो, पर इसका उन्हें कोई मलाल दिखता नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी सेशन कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध उपयुक्त अदालत में जाने के लिए अपनी तैयारियों में लग गए हैं और कांग्रेस के लोग कल देश भर में सत्याग्रह उन्होंने किया है और इस सत्याग्रह से जो है वो निकलेगा क्या वो तो अभी देखना होगा। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी के इस ओबीसी करण, ओबीसी शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से बीजेपी बार बार कर रही है, हालांकि उसका नाम जो है वो राहुल गांधी द्वारा लिया नहीं गया है, इस मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? जी एक छोटे से ब्रेक के लिए जी अमनप्रीत जी यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रही हूं, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। यह सत्याग्रह किस लिए? ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और तीनों खास मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मानहानि केस के बाद सदस्यता जाती है और इसके बाद मोदी सरनेम के ओबीसीकरण का मुद्दा भी जोरों शोरों से इस वक्त पकड़ रहा है। बेशक राहुल गांधी ने अपने बयान में ओबीसी शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन भाजपा जो है वो इस वक्त इस शब्द को जोरों शोरों से उठा रही है और सर माथे पर लगा रही है और एक सुर में तमाम प्रवक्ता यही बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज का जो विरोध है उसे बदनाम करने की कांग्रेस की ये जो चाल है वो हरगिज नहीं चलेगी। आनंद जी इस पर प्लीज आप अपना टेक दीजिएगा। मोदी सरनेम का ओबीसीकरण, लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। गीत जी, मैं आपके चैनल से अभी अमनप्रीत जी को सुन रहा था और वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके कांग्रेस का भविष्य बता दिया और मैं सुन रहा था अभी प्रियंका वाड्रा गांधी जी को और कितनी निराशा से वो बोल रही थी और एक ही एफर्ट कर रही थी कि वो किसी तरह से अपने भाई से 2 नंबर ज्यादा कमा ले और आने वाले समय में जैसा कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा, बट जग जाहिर है कि इस वक्त लोग राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं। कांग्रेस में ही उसके बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे कि देखिए एक प्रवक्ता ने कुछ कह दिया था कि तेरी खबर खुलेगी मोदी, उसके जब जो ही अरेस्ट हुआ तो उस आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए गए। लेकिन राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा तो हालांकि माननीय कोर्ट ने उनको कई बार कहा अरे माफी मांग लो, लेकिन राहुल गांधी जी की 2 साल की सजा हो गई और पार्टी उनकी परवाह नहीं कर रही है।
जो उन्होंने स्टेप लेने हैं वो नहीं लेना चाह रहे, तब ये लग रहा है कि राहुल गांधी से कांग्रेस भी छुटकारा पाना चाहती है। अब मैं वाड्रा जी को सुन रहा था, वो इतनी नफरत कहती है, हम सबकी इज्जत करते हैं, हम नफरत नहीं करते हैं। वाड्रा जी, ये आप ही हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं। आपके इनके जो भी बातें करते हैं उसमें दो भाषा होती है, उसमें विरोधाभास होता नहीं है। अभी लेकिन आनंद जी, ये हम मोदी सरनेम के ओबीसी करण का मैंने जो सवाल आपसे किया था, अभी जिसे मुद्दा बनाने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है, यहाँ पर तो राहुल गांधी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, तो फिर इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों एक स्वर में आप लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी समाज का विरोध और ऐसी जो चालें हैं वो कांग्रेस की नहीं चलेंगी? गीत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपका बयान राहुल जी का जो उन्होंने कर्नाटका में इलेक्शन में कहा था कि जिनके पीछे सरनेम मोदी लगा है वो सारे चोर हैं, इसमें कोई रहे। ओबीसी का क्या नाम? ओबीसी मुद्दा तो फिर बीजेपी बना रही है ना इसे, वही तो सवाल है। मुद्दा बीजेपी नहीं बना रही, जितने ओबीसी का समाज है, इतना जो बेचारा पिछड़ा रहा है, उसके लिए कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ भी नहीं कहा। वो नाश्ते नाबूद करने के उनको पूरा कोई स्टेप नहीं लिया। हमारी सरकार ने आके ओबीसी के बारे में स्टेप लेने शुरू किए, और इससे ज्यादा बेइज्जती ओबीसी समाज की, सारे ओबीसी समाज की मैं कहना चाह रहा हूं, उसने तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं बना रही, ये तो ये राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है। और ये जो मानहानि, और देखिए गिरीश जी जो कोर्ट में केस चला था और एक ओबीसी के कैंडिडेट को जब फीलिंग हार्ट हुई थी, तो वहां पे उसके वकील ने कहा था कि जब राहुल गांधी पहली बार गए थे कि राहुल जी आप माफी मांग लीजिए, मामला बढ़ जाएगा तो हम इसको छोड़ देते हैं। बट राहुल गांधी जी ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और एक बार नहीं 3 बार कहा। और बाद में सुनिए इनका अहंकार, ये राजसी परिवार का अहंकार देखिए कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। हालांकि इनके फिर विरोधाभास है। ओनली 2019 में राहुल गांधी जी ने हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम आपकी मौखिक माफी को नहीं मानते, आप एफिडेविट दीजिए। तो ये विरोधाभास है कई बातों पर, केवल जी इस पर अपना आप टेक दीजिएगा। विरोधाभास है कई बातों पर। राहुल गांधी अभी फिलहाल जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस पर भी विरोधाभास दिखा है। और इसको लेकर तो अब चेतावनी भी शिवसेना जो है वो यूबीटी गुट से मिल चुकी है कि हम तोड़ लेंगे, अलायंस तोड़ लेंगे यदि इसी तरीके से आगे भी रहा। जी, मैंने 3 बीजेपी के समर्थकों का जवाब देना है, तो मुझे शायद थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा अपना वक्तव्य कर सकूं। पहले कमेंट में भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपने कहिए सर, अपनी बात कहिएगा, आप अपनी बात कहिएगा। जनता ने भी बहुत टाइम दे दिया इनको टाइम देने का कोई तुक नहीं। जितना टाइम कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला है, मैं तो उसका फ्रैक्शन भी नहीं बोल पाया। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, जी केवल जी बोलिएगा। देखिए, जिस तरह से मानहानि होती है या मानहानि का सिस्टम चल रहा है आज के देश में, आप ये बताएं कि इसी पार्टी ने जिसने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, मैं बोलना भी नहीं चाहता, ये लोग हैं, इनके ऊपर मानहानि कभी हुई है? क्यों नहीं किया? प्रज्ञा ठाकुर है एक हमारी बीजेपी के, एक जोशी है यूपी के मंत्री है, क्या इन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं इनके ऊपर कभी मानहानि हुई है? आपने पिछली बार भी मुझे टाइम नहीं दिया, मैं पूरी बात रखना चाह रहा था। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, क्या वो विपक्षी नेताओं के ऊपर ही चेक करने के लिए हैं? किसी आज तक ऐसे किसी आदमी के ऊपर जो कि भाजपा के साथ संबंधित हो, ऐसे आदमी के साथ किसी के साथ आज तक ईडी, सीबीआई, कोई एनआईए ने किसी पे कार्रवाई की है क्या? और मैं आपको वक्तव्य दे रहा हूं, वो आदमी हमारी स्टेट सेंटर में मिनिस्टर है, जिस आदमी ने ये बोला देश के गद्दारों को
गोली मारो डैश डैश, इसके ऊपर कोई मानहानि नहीं बनती। प्रज्ञा ठाकुर ने जो बोला उसके ऊपर कोई मानहानि नहीं बनती क्या? ये जो बात करते हैं, ये मानहानि सिर्फ इतनी बात पे बनती है, चलो न्यायालय ने जो किया वो अलग बात, उनकी सदस्यता रद्द कर देना फौरी तौर पे, उनका जो है बंगला खाली करवाने की बात फौरी तौर पे कर देना। अभी तो न्यायालय की प्रक्रिया बाकी है, उसके बीच में 30 दिन का गैप दिया है, स्टे दिया है उसी एक सीजीएम की अदालत में। अभी उसके बाद बाकी अदालतें भी हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी और जो अमनप्रीत जी बैठी है इनकी तरफ से भी, तो आज तो राहुल गांधी जी गया, राहुल गांधी जी का अभी भविष्य खत्म हो गया है और भाजपा की तरफ तो हो ही चुका है, लेकिन आपकी तरफ से भी हो गया और अमनप्रीत। सर आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। देखिए सर, कहा ये किसी ने नहीं है, ऐसा कहा किसी ने नहीं है केवल जी, लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे किया तो उसका जवाब आप मुझे दे नहीं रहे हैं। सुनिए, अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहती है तो भी मैं चुप करके बैठता हूँ, मैं आपकी तीनों की भाषा सुनता हूँ और मैं चुप करके बैठता हूँ। या तो आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, क्या मेरी बात पूरी हो? नहीं आनंद जी, नहीं देखिए, समय सबको इक्वल मिल रहा है केवल जी, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब मुझे दिया नहीं है। विरोधाभास कई बातों में ना, लेकिन आप फिर पुराने आप उन बातों को नहीं रखिए ना, उन पर हम बात पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हो रहा है, आप उस स्थिति पर आइए ना, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। उन बातों का जवाब, उन बातों का सवाल जो हमारे पैनल पे सभी लोग कर रहे हैं, उसका जवाब मैं क्यों ना दूं? देखिए विरोधाभास है, विरोधाभास दिखता है तो वो सवाल तो उठेंगे ही केवल जी। अभी फिलहाल जो कहा गया है, कर रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को इतना हक नहीं है अपनी बात रखने का? बात रखने का हक है सर, तभी आपको पैनल में आपको शामिल भी किया गया है, लेकिन जो सवाल है फिर आप उस पर आइए भी तो सही ना, उस पर आप जवाब भी तो दीजिए। आ रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना जी। अभी जो आपने जो ये कहा कि समाज को बदनाम कर दिया, उसको कर दिया, उन्होंने ये कहा था, आप उनके वक्तव्य को अगर सुने कि हमारे जो देश का पैसा वो बाहर के देशों में जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसके तहत नीरव मोदी, ललित मोदी और भी 2-3 मोदी जो लेके और 28 आदमी जो हमारे देश का 10 ट्रिलियन अमाउंट जो है बाहर के देशों में चला गया, वो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर बोल रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि किसी कम्युनिटी के ऊपर बात, वो तो कर ही नहीं रहे कम्युनिटी बात, उसके बीच में 28 आदमी है जिन्होंने 10 ट्रिलियन हमारे भारत का पैसा बाहर के देशों में चला गया। और दूसरी बात ये भी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हुई है इनको, इन्होंने एक ही दम उस कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट से उस स्टे को तुड़वाया और केस को इमीडिएटली लगवाया और इमीडिएटली लगवाकर और उस केस के बीच में एक ऑर्डर आया, वो मैं उस न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जा रहा। ओके केवल जी यही बात मैंने आनंद जी से भी कही है, उसको सब समझ है, उसको कानूनी सिस्टम भी पता है, हम न्यायिक केवल जी नहीं जाना चाह रहे, आप मुझे उस न्यायिक दौर पे लेके आना चाहती है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ वो न्यायिक प्रक्रिया वो हम कोर्ट में लड़ेंगे, ठीक है, ओके, जो इन्होंने शरारत की है, क्लियर कट बात कीजिए, क्लियर कट, इन्होंने सदस्यता 1 सेकंड में रद्द करी है, सुनिए, उसको रद्द किया है, उसके बाद बंगला खाली करने की बात कर रहे। कांग्रेस के पास इतने घर हैं कि वो कहीं भी अपनी छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी है कि आप किस तरीके से बदनाम करें, चाहे वो मीडिया हो। तो सर काट भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना सर उसकी, केवल जी काट भी तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी ना, यदि मुद्दा किसी बात का बना जा रहा है तो यहाँ पर फिर साइड आपकी आ जाती है कि आप उसकी काट किस तरीके से ढूंढ रहे हो, और वो काट जो है वो दिख नहीं रही है। क्लियर कट सा आंसर यहाँ पर बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहे हमारे साथ। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। यह सत्याग्रह किस लिए? इससे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और जल्दी से अपने तीनों खास मेहमानों का भी मैं फिर से स्वागत करूंगी। ब्रेक में जाने से पहले सवाल उठाया था
ओबीसी समाज को लेकर जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि ओबीसीकरण किया जा रहा है, मोदी सरनेम ओबीसीकरण, ये जो सवाल है और उससे जुड़े कुछ और भी है सवाल केवल जी से भी किए थे। आनंद जी मैं आपके पास जरूर लौटूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अमनप्रीत जी के पास आऊंगी। उस काट क्या हो जिसे ढूंढने की जरूरत है कांग्रेस को, उसी पर से मैंने ब्रेक ले लिया था और उसी पर से प्रोग्राम को मैंने जो है वो वहां पर ब्रेक को काटा। लेकिन ओबीसी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ओबीसीकरण की, देखिए अमनप्रीत जी, ओबीसी समाज का एक बड़ा वोट प्रतिशत बीजेपी तमाम और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और इसे अपने पाले में किस तरीके से करना है इसको लेकर जो है कि कश्मकश चली रहती है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है राजनीति में अभी जो हो रही है, हम उसमें क्या देख रहे हैं कि राहुल गांधी का कुछ भी स्टेटमेंट आ रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं वो नब्ज पकड़ने की कोशिश करती है कि कहां क्या ऐसा हुआ कि हम बस उसे पकड़ लें और मुद्दा बना लें। राहुल गांधी अभी इस वक्त जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किसी भी तरीका का विरोधाभास हो, यानी राहुल गांधी का तेवर और बीजेपी का कहें जोश, ये सब कुछ ना कुछ कह रहा है। लेकिन मैं फिर उसी पर आऊंगी कि जो कुछ भी बीजेपी मुद्दा बना रही है कांग्रेस को लेकर या फिर राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को तो फिर इसकी एक काट ढूंढने की जरूरत है, लेकिन वो काट हो क्या? देखिए कि कांग्रेस पे अब उंगली दो तरफ से उठ रही है। एक तो बाहरी तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि लोग उनको परेशान कर रहे हैं, भाजपा उनको जीने नहीं दे रही, किसी न किसी तरीके उनको अपने कटहरे में लेके आके खड़ा किया जा रहा है। अगर उन्होंने मोदी के बारे में बोला कि उन्होंने बोला कि सब मोदी चोर होते हैं क्या, तो उन्होंने ओबीसी को टारगेट नहीं किया, ओबीसी नहीं किया उन्होंने। पर एक बात कहने का तरीका होता है, एक बात को पकड़ने का तरीका होता है। आप ये देखिए राहुल गांधी का वो बयान की मशीन में आलू डालेंगे तो सोना निकलेगी, वो भी कितना वायरल हुआ था। तो वो भी बात कहने का नजरिया कुछ और था, उनका मतलब कुछ और था और उनकी पूरी बात कुछ और ही थी। पर खाली भाजपा वालों ने टारगेट करने के लिए उतना ही पोर्शन निकाला। अभी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला, अपनी जो कैंपिंग में दे रहे थे स्पीच उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि मतलब मोदी जो ओबीसी है उनके बारे में वो बात कर रहे हैं, पर उनकी उतनी ही बात काट के वायरल किया जा रहा है। तो ये दिखाया जा रहा है कि वो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं जी। कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है वो ऑपोजिशन को हमेशा घेरने की कोशिश करती है, वही हो गया। कांग्रेस कभी नहीं घेरती है, कि कांग्रेस भी घेरती है। कांग्रेस को मौका मिले तो वो नहीं छोड़ती, भाजपा को मौका मिले तो वो नहीं छोड़ती। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ गई, यहाँ पे नुकसान किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पे, जहाँ का लोकतंत्र बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। पॉलिटिकल लीडर जो होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, वो एक दूसरे पे कानाकशी करते हैं, पर एक ने अगर दूसरे पे कोई सवाल उठाया तो दूसरे का फर्ज बनता है उसका जवाब देना। यही लोकतंत्र है। अगर संसद हम बात करें तो संसद होती ही इस चीज के लिए है कि वहां पे सरकार अपनी बातें रखेगी, और अगर उसका विरोध है या फिर उसकी कोई बात ऑपोजिशन जो पार्टी उनको नहीं पसंद है तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे देश के लोगों के, उनको भी देश के लोगों ने चुन के भेजा होता है। एक लोकतंत्र की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वो आगे होते हैं, तो उनको होता है कि हमारा जो संविधान है वो आजादी देता है बोलने की। तो अगर राहुल गांधी ने बोला कि मुझे, उन्होंने देखा स्पीकर से परमिशन भी ली कि अगर मेरे ऊपर ऐसे दोष लग रहे हैं कि मैं लंदन में जाके एक गलत स्टेटमेंट दे आया या फिर अपने देश के बारे में गलत बुलाया, तो मुझे उसकी सफाई देने का मौका मिले। देखिए स्टेटमेंट मैंने भी सुनी है, आपने भी शायद सुनी होगी। तो उसके राहुल गांधी ने एक यूनिवर्सिटी में वो इनवाइटेड थे, वहां पे जाके अगर उन्होंने ये बोला कि अगर वहां पे लोकतंत्र की डिस्कशन हो रही है और उन्होंने बोल दिया कि हाँ भारत का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो सही में है। तो उसमें उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि जो बाहर के देश है या अमेरिका या इंग्लैंड उनको हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे देश की प्रॉब्लम। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये हमारे देश की समस्या है, हमारा देश अपने आप ही इससे बाहर आएगा। मतलब हर के लोग को, बाहर के देशों को इनवाइट नहीं करा कि आइए हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बात ने ये बात को बहुत उछाला और गलत तरीके से उछाला, और उनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने ये बात रखी कि हाँ संसद नहीं चलने देंगे। देखिए एक दिन संसद अगर नहीं चलती तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, और वो किसका है? हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा है जी। एक जो ऑपोजिशन होती है वो तो ऐसा देखा था आज तक के लोकतंत्र के इतने सालों में, आज तक की आजादी के बाद के भारत के इतने सालों में,
ऑपोजिशन पार्टी अमनप्रीत जी, जी ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ही नहीं चलने दे रही। आप ये देखिए कि संसद में अगर राहुल गांधी को मौका दे दिया जाता तो सुन तो लेते वो क्या कह रहे हैं। ओके, तो अभी फिलहाल जो ये सत्याग्रह किया गया है, तो क्या हम कहें कि कांग्रेस इसी को काट अपना निकाल रही है, या सत्याग्रह के माध्यम से ही अपनी बातें रखेगी? बातें तो वो वैसे भी रख रही है, लेकिन क्या सत्याग्रह से फिर कुछ निकलेगा भी? देखिए डेफिनेटली अगर उनको मौका नहीं मिल रहा संसद में अपनी बात रखने का तो वो कहीं पे तो रखेंगे ना। फिर हमारे भाजपा सरकार बोलती है कि वो इंग्लैंड में जाके अपनी बात रख के आए हैं। वो उन्होंने वहां जाके बोला कि जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं तो मेरा जो माइक है उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो वो ऐसा हुआ भी है। और उनकी जो संसद में हिंडनबर्ग को लेके जो अडानी को लेके जो उन्होंने बोला था संसद में, वो भी उनका जो लाइव टेलीकास्ट चलता है उसमें से कट कर दिया गया था। लोकतंत्र के ऊपर एक समझ लो कि एक हमला ही हम बोल सकते हैं। तो ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए अपोजिशन को नहीं सरकार को सामने आना चाहिए, तो वो क्लियर करती है बात की आनंद नहीं है, या फिर अडानी के ऊपर जो ब्लेम लग रहे हैं, या अडानी और मोदी जी को जो इनका जो रिलेशन दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। तो ये चीजें क्लियर कर देते तो सारा जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। आनंद जी ठीक है, आनंद जी के पास में आएंगे। आनंद जी, आप काफी समय से कुछ कह रहे थे। हाँ जी, इन बिटवीन भी जब केवल जी की बात रख रहे थे। जी मैं मानता हूँ कि सत्ता पक्ष को बहुत कम टाइम मिलता है और मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता। बात तो सर दोनों ओर से रखी ही जा रही है, सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ढींगरा साहब बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है, मेरे साथ काफी सालों से आते हैं। इनको ये नहीं पता कि मानहानि का केस कैसे होता है। ढींगरा साहब आप कहाँ थे, आपकी पार्टी कहाँ थी? जो आपने इंस्टेंट बताए, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, तो क्या सारी कोर्टों ने भी कह दिया कि हम लोग केस नहीं करेंगे? आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, जिसकी फीलिंग हार्ट होती है उसको कंप्लेन करोगे, देन कोर्ट उसको न्यायालय उसको पूरी तरह से देखेगा। हालांकि मैं भी आपने एक माननीय सीजीएम की कोर्ट को बड़े हल्के में कहा, एक सीजीएम की कोर्ट ने कह दिया, ढींगरा साहब सीजीएम की कोर्ट ने 4 साल लगा करके पूरा मौका आपके राहुल जी को दिया कि अपना दोष या तो स्वीकार करो और माफी मांगो, नहीं तो अपने एविडेंस दो कि आपने कुछ नहीं कहा। अब जो स्टेटमेंट की बात आप कर रहे हैं, आप गीत जी राहुल जी का स्टेटमेंट कर्नाटका का निकाल के सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि जिनके पीछे सरने मोदी लगा होता है वो सारे चोर होते हैं। मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ ये कह रहा हूं, आप चला के देख दीजिए। अब ये डेमोक्रेसी की बात अभी लेकिन ओबीसी समाज का यहाँ पर विरोध कहाँ हुआ? ओबीसी समाज का यहाँ पर, पूरे ओबीसी समाज का यहाँ पर कहाँ पे विरोध उन्होंने कर दिया? अच्छा, आपको चोर कह दिया कि गीत चोर है और उसको फिर अमानवीय नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जिनके पीछे सरने मोदी लिखा है वो सारे चोर हैं। अगर कोई मुझे चोर कहेगा, ढींगरा साहब को चोर कहेगा, पब्लिक में चोर कहेगा, तो क्या मेरी मानहानि नहीं हुई? तो मान लीजिए कि मानहानि नहीं हुई, विशेषज्ञ साहबा बोल रही है, आप बोल रही है, तो एक सीजीएम की कोर्ट ने 4 साल तक ये केस चलाया है और 4 साल के केस में कांग्रेस के पास जितने वकील। ठीक है आनंद जी, मैं आखिरी टेक इस पर केवल जी का लूंगी, उसके बाद प्रोग्राम को रैप अप भी करना है। जी केवल जी, जो बात अभी आनंद जी ने कही है उस पर प्लीज अपनी बात रखिएगा फटाफट से। देखिए, ये न्यायालय पे टिप्पणी मैं नहीं करता। हम मोदी जी की तरह मन की बातें नहीं करते, हम लोगों की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों की बात करती है, अपने मन की बातें करके काम नहीं चलाती और अपने तभी तो लोग प्यार करते हैं आप। ये मोदी जी का काम है, अपने मन की बातें करके देश चलाना। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो कोर्ट में देखी जाती है, वो चैनल पे नहीं देखी जाती। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में 8-9 साल के अंदर जितने महंगाई, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था, जितनी हमारे प्रहार बीजेपी सरकार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमारी जो इंडिपेंडेंट एजेंसियों के थ्रू में
सारे जो चाहे मीडिया हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे प्रबुद्ध व्यक्ति हो, उन लोगों पे जितने प्रहार 8-9 साल के अंदर हुए और जितना गला दबाया इस पार्टी ने, इस सरकार ने। अभी देखिए, मैं बीजेपी सरकार नहीं मानता ये मैं सरकार मानता हूँ 2 आदमियों की। ये 2 आदमी जो है यही सरकार है, और ये जिस तरीके से गला पूरे देश का दबा रहे हैं, वो 8-9 साल से हर एक आदमी की आवाज बंद करना चाहते हैं। ठीक है केवल जी, ठीक है केवल जी। देखिए साफ तौर पर केवल जी, आनंद जी यही कहेंगे कि देखिए ये वार पलटवार का समय नहीं है। जनता अच्छे से जानती है, जनता यही कहती है कि यदि कोई मुद्दा लाया जा रहा है तो उसकी काट जो है वो विपक्ष द्वारा सामने आए। विपक्ष अभी एकजुट है, लेकिन इतना जरूर है कि आज के समय में जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं, कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, वो स्ट्रांग है, सरकार मजबूत है, बहुत बड़ी इलेक्शन की कमिश्नरी है, हमारे पास मशीनरी है, संसाधन बहुत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दलों जो भी फिलहाल सड़क पर हैं, लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं ये फिलहाल देखना होगा। देखना ये भी है कि उसके बाद की जो तस्वीर है वो किस तरीके की होगी। मैं तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पैनल का हिस्सा बनने के लिए, प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का। सत्याग्रह से निकलेगा क्या, यही फिलहाल इसी पर नजर टिकी हुई है। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि उन्होंने इस एपिसोड को देखा, इस डिस्कशन को सुना, तो प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। सत्याग्रह से निकलेगा क्या, क्या वाकई कांग्रेस को काट ढूंढने की जरूरत है, और यदि वाकई है तो वो काट होनी क्या चाहिए। अपना फीडबैक देने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। नमस्कार।